एक बात सोचिए, क्या ताइवान में बनने वाली एक छोटी सी माइक्रोचिप का हमारे यहाँ के वर्क फ्रॉम होम कल्चर से कोई कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अजीब लगता है, राइट? हम्म, लाइक दोनों चीजें एकदम अलग अलग दुनिया की लगती हैं। बिल्कुल। पर जब हम न्यूज़ की हेडलाइंस देखते हैं तो वो बस अलग अलग घटनाएं लगती हैं। लेकिन अगर हम इसके पीछे का मैकेनिज्म देखें तो पूरी दुनिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब या जाले की तरह जुड़ी हुई नजर आती है। एग्जैक्टली और यही वो पॉइंट है जहां से असली समझ शुरू होती है। हम अक्सर दुनिया की घटनाओं को ना अलग अलग बॉक्स में रखकर देखते हैं। एक बॉक्स राजनीति का, दूसरा इकोनॉमी का और तीसरा टेक्नोलॉजी का। राइट। लेकिन असलियत में ऐसा कोई बॉक्स होता ही नहीं है। दुनिया के एक कोने में कोई सप्लाई चेन टूटती है और दूसरे कोने में एक किसान की फसल का दाम बदल जाता है। सही बात है। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास बैक टू बेसिक्स का एक बेहद विस्तृत न्यूज़ एक्सप्लेनर मौजूद है। आज का हमारा मिशन महज इन खबरों की समरी देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज का मकसद उन फ्यूचर सिग्नल्स को डिकोड करना है जो सीधे तौर पर हमारे समाज, हमारी इकोनॉमी और मानव सभ्यता के बदलते स्वरूप की दिशा तय कर रहे हैं। और जब हम इन अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी और शायद थोड़ी डराने वाली तस्वीर सामने आती है। समाज के भीतर और बाहर जो कुछ भी पक रहा है, उसका असर हर इंसान की जिंदगी पर पड़ना तय है। तो चलिए डॉट्स कनेक्ट करने की इस प्रोसेस को देश की एक ऐसी घटना से शुरू करते हैं जिसने करीब 22 लाख परिवारों को एक गहरे सदमे में डाल दिया है। आप नीट यूजी 2026 की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, लाखों युवाओं के मेडिकल करियर का भविष्य तय करने वाला ये एग्जाम पेपर लीक के कारण रद्द हो चुका है। फिलहाल सीबीआई की जांच चल रही है। पुणे से एक बायोलॉजी टीचर की गिरफ्तारी भी हुई है और एग्जाम को 21 जून के लिए रीशेड्यूल किया गया है। और इस घटना के बाद एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन ये भी लिया गया है कि अगले साल से ये एग्जाम पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट पर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने के चश्मे से देखेंगे ना, तो हम इसके पीछे के असली सामाजिक संकट को मिस कर देंगे। राइट। अगर इसे एक सिस्टम के नजरिए से समझा जाए तो हमारे ये जो मौजूदा सेंट्रलाइज्ड पेपर सिस्टम है वो ताश के पत्तों के महल जैसा है, या टेक की भाषा में कहें तो ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। मतलब आपको पूरे नेटवर्क को हैक करने की जरूरत ही नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो पूरा ढांचा है वो फिजिकल पेपर्स और फिजिकल सेंटर्स पर टिका है। एक छोटे से शहर के एक सेंटर में पेपर माफिया एक फिजिकल वॉल्ट को नुकसान पहुंचाता है और पूरे देश की मेरिटोक्रेसी क्रैश कर जाती है। एग्जैक्टली। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। इस सब का हमारे समाज और आने वाले भविष्य के लिए असल मतलब क्या है। समाज में एक मेडिकल सीट या किसी भी सरकारी सीट के लिए जो डिमांड और सप्लाई का भारी अंतर है, उसने एक भयानक हताशा पैदा कर दी है। हाँ, वो तो है। जब सफलता का दबाव इतना ज्यादा हो कि एक डिग्री के बिना जीवन एकदम बेकार लगने लगे, तो लोग सही या गलत का फर्क भूल जाते हैं। पेपर माफिया ना इसी हताशा का बाजारीकरण करता है। पर जरा सोचिए उस छात्र के बारे में जिसने 3 साल तक एक छोटे से कमरे में खुद को बंद करके दिन रात सिर्फ एक परीक्षा के लिए तैयारी की है। जब उसे पता चलता है कि उसका टैलेंट और उसकी मेहनत मायने नहीं रखती, तो उसके दिमाग पर क्या असर होता होगा? इसका सबसे खतरनाक असर होता है भरोसे का टूटना। किसी भी देश में गवर्नेंस का जो सबसे बुनियादी काम है, वो ये सुनिश्चित करना है कि सिस्टम निष्पक्ष हो। राइट। जब एक युवा ये देखता है कि सिस्टम सिर्फ पैसे या पहुंच वाले लोगों के लिए काम कर रहा है, तो उसका स्टेट के साथ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट जाता है। और किसी भी सभ्यता के लिए युवाओं का इस तरह से निराश होना सबसे बड़ा खतरा है। मतलब जब मेहनत का कोई इनाम ही ना मिले तो समाज का पूरा ढांचा ही अर्थहीन लगने लगता है। बिल्कुल। बात सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है, बल्कि उस कंट्रोल और निष्पक्षता की है जिसे बनाए रखने में हमारा सिस्टम नाकाम हो रहा है। तो देश के अंदरूनी सिस्टम से जो टूटता हुआ भरोसा है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कंट्रोल खोने की ये जद्दोजहद सिर्फ देश के भीतर नहीं चल रही है। सही कहा। अगर हम ग्लोबल स्टेज को देखें तो वहां भी पावर और कंट्रोल की एक बहुत बड़ी और आक्रामक जंग चल रही है जो सीधा हमारी जिंदगी पर असर डालती है। ये एक बहुत ही अहम ट्रांजिशन है। अंदरूनी गवर्नेंस का संकट और बाहरी जियोपॉलिटिकल संकट दोनों ही पावर डायनेमिक्स से जुड़े हैं। हाल ही में बीजिंग में हुई G2 समिट इसी ग्लोबल पावर शिफ्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है। राइट। बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई, उसके नतीजे काफी उलझे हुए से लगे। हाँ, काफी मिक्स्ड रिजल्ट्स थे। लाइक कमर्शियल एयरक्राफ्ट और बीफ के व्यापार पर कुछ ट्रेड डील जरूर साइन हुई, लेकिन ताइवान जैसे अहम मुद्दे पर कोई समाधान नहीं निकल सका। ट्रंप ने
दुनिया की इन दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के इस तनावपूर्ण रिश्ते को ही G2 का नाम दिया है। और इस G2 के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक क्लासिक सिद्धांत को समझना होगा, जिसे थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहा जाता है। अच्छा, तो इस ट्रैप या जाल का मैकेनिज्म क्या है? देखिए, इतिहासकार थ्यूसिडाइड्स ने प्राचीन ग्रीस में एथेंस और स्पार्टा के बीच हुए युद्ध का विश्लेषण करते हुए ये सिद्धांत दिया था। इसका मैकेनिज्म बहुत सीधा है। जब भी कोई स्थापित सुपर पावर लाइक आज अमेरिका ये देखती है कि एक नई ताकत लाइक आज चीन तेजी से उभर रही है, तो पुरानी सुपर पावर को अपनी सत्ता छीनने का डर सताने लगता है। नेचुरल सी बात है। बिल्कुल, और इस डर और अविश्वास का नतीजा अक्सर एक भयानक टकराव होता है। अगर हम पिछले 500 सालों का इतिहास देखें, तो जब भी ऐसी स्थिति बनी है, ज्यादातर मामलों में बात युद्ध तक ही पहुंची है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, तो ये युद्ध पारंपरिक तरीके से जमीन या सरहदों के लिए तो नहीं लड़ा जा रहा है। नहीं, एकदम नहीं। आज की सुपर पावर बनने की रेस में तोप और टैंक से ज्यादा अहमियत टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स की है, राइट? बिल्कुल सही। 21वीं सदी का ये थ्यूसिडाइड्स ट्रैप जमीन पर नहीं, बल्कि माइक्रोचिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रेड रूट्स पर बिछाया गया है। राइट। आज दुनिया का जो भी देश एनवीडिया जैसी आधुनिक चिप्स की सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा, वही भविष्य की मिलिट्री और इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। ताइवान का मुद्दा इसीलिए इतना अहम है, क्योंकि वो इन माइक्रोचिप्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम एक बायपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं? मतलब जहां पूरी दुनिया को स्कूल के मैदान की तरह दो अलग-अलग टीमों में बंटने पर मजबूर किया जा रहा है? ये तो साफ दिख रहा है। और अगर ऐसा है, तो हम सभी के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या भविष्य में स्मार्टफोन, गाड़ियां और हर वो चीज जिसमें चिप लगती है, वो बहुत महंगी होने वाली है? ये तय है। देखिए, जब दुनिया दो गुटों में बंटती है ना, एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ चीन, तो ग्लोबल एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। वो कैसे? अब तक कंपनियां वहां से सामान बनवाती थीं जहां सबसे सस्ता पड़ता था, लेकिन अब वे कॉस्ट नहीं बल्कि सिक्योरिटी देखकर सप्लाई चेन बना रही हैं। इसके कारण हर चीज के प्रोडक्शन की लागत बढ़ रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन में जब भी ये तनाव आता है, तो दुनिया भर में महंगाई का एक नया दौर शुरू हो जाता है। और यहीं से हमें वो कड़ी मिलती है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को सीधे एक आम इंसान के घर के बजट से जोड़ती है। बिल्कुल। इस ग्लोबल बाइपोलर तनाव का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हमारे ईंधन यानी क्रूड ऑयल पर पड़ रहा है, जो हमें भारत के उस ऑस्टेरिटी प्लान यानी किफायती उपायों की तरफ ले जाता है, जिसकी चर्चा इन दिनों हर जगह हो रही है। हाँ, प्रधानमंत्री ने देश के सामने जो ये ऑस्टेरिटी अपील रखी है, वो काफी कुछ सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने लोगों को फिलहाल सोना खरीदने से बचने की सलाह दी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया है और कॉरपोरेट सेक्टर से अपील की है कि वे दोबारा वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया में जो युद्ध और तनाव की स्थिति है, उसके कारण क्रूड ऑयल की कीमतें $110 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर को छू चुकी हैं। और इस अपील के पीछे के अर्थशास्त्र को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक संकट को टालने की कोशिश है। राइट। देखिए, भारत अपनी जरूरत का करीब 85 से 90% तेल बाहर से खरीदता है, यानी हम इंपोर्ट करते हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल $110 प्रति बैरल पर पहुंचता है, तो उसका सीधा असर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट या कैड पर पड़ता है। तो चलिए इस करंट अकाउंट डेफिसिट के मैकेनिज्म को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब बस इतना है कि हम बेच कम रहें और खरीद ज्यादा रहें। वो इसका बस एक हिस्सा है, लेकिन इसका असली प्रभाव ना हमारी करेंसी पर पड़ता है। जब हम बाहर से महंगा तेल खरीदते हैं, तो उसका पेमेंट हमें डॉलर में करना होता है। हाँ, डॉलर तो चाहिए ही। इसके लिए हम रिजर्व बैंक से डॉलर खरीदते हैं और बाजार में रुपये बेचते हैं। जब बाजार में रुपये की सप्लाई बढ़ती है और डॉलर की डिमांड बढ़ती है, तो रुपये की वैल्यू गिरने लगती है। ओह, अच्छा। और रुपया कमज़ोर होने का मतलब है कि अब हम जो भी चीज़ बाहर से मंगाएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या खाने का तेल, वो सब महंगा हो जाएगा। इस साल हमारा ये घाटा जीडीपी के 2.5% तक जाने का अनुमान है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है।
और शायद सोना खरीदने से बचने की सलाह इसीलिए दी गई है क्योंकि सोना भी हम भारी मात्रा में आयात करते हैं और उसमें भी तो हमारा डॉलर ही खर्च होता है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही शानदार इनसाइट है। मुझे यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प लग रही है वो ये है कि कैसे एक जियोपॉलिटिकल संकट हमारे काम करने के तरीके को ही बदल रहा है। हाँ, ये बहुत अजीब है। मतलब महामारी के वक्त वर्क फ्रॉम होम एक बायोलॉजिकल वायरस से बचने का हथियार था और आज वही वर्क फ्रॉम होम क्रूड ऑयल की आसमान छूती कीमतों और ग्लोबल इकोनॉमी के झटकों से बचने का एक इकोनॉमिक हथियार बन गया है। हम गाड़ियां कम चलाएंगे तो तेल का इंपोर्ट घटेगा। और यही एनर्जी सिक्योरिटी का मूल सिद्धांत है। आज के दौर में असली आज़ादी ये नहीं है कि आपकी सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं, बल्कि असली आज़ादी ये है कि आप अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए बाहरी देशों पर कितने निर्भर हैं। राइट। जब आप अपनी ऊर्जा के लिए दूसरों के मोहताज होते हैं ना, तो एक दूर देश में गिराई गई मिसाइल भी आपके शहर में सब्जियों के दाम बढ़ा देती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। यानी विदेशी संसाधनों पर हमारी ये बहुत ज्यादा निर्भरता ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन इस पूरी चर्चा में जहां एक तरफ ग्लोबल सप्लाई चेन और इंपोर्टेड तेल से डर का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी हो रहा है जो एक बड़ी उम्मीद जगाता है। वो क्या? हमारी कमजोरी भले ही बाहर से आने वाले रिसोर्सेस हों, लेकिन हमारी ताकत हमारी अपनी तकनीक बनती जा रही है। प्रकृति के सामने हमारी अपनी टेक्नोलॉजी एक बड़ी उम्मीद बनकर उभर रही है। आप मौसम विभाग के उस नए AI सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, ये वाकई बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन है, खासतौर पर जब हम उनके नए ब्लॉक लेवल मॉनसून फोकास्ट सिस्टम को देखते हैं। हाँ, मौसम विभाग ने जो ये नया सिस्टम लॉन्च किया है वो सिर्फ एक आम न्यूज अपडेट नहीं है। इसमें पिछले 100 सालों के ऐतिहासिक मौसम डेटा को AI के साथ प्रोसेस किया जा रहा है। इसका रिजल्ट ये है कि अब जो फोरकास्ट है वो पूरे राज्य या जिले के स्तर पर नहीं बल्कि एक छोटे से ब्लॉक या कस्बे के लेवल पर दिया जा सकेगा। और ये इनोवेशन ऐसे समय में आया है जब इस साल अल नीनो के कारण बारिश कम होने और सूखे का भारी खतरा मंडरा रहा है। तो ये तकनीक की सार्थकता इसी बात में है कि वो ज़मीनी समस्याओं को कैसे हल करती है। हम अक्सर AI का मतलब सिर्फ भाषा समझने वाले चैटबॉट या सुंदर तस्वीरें बनाने वाले सॉफ्टवेयर तक ही सीमित कर देते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन एक विकासशील देश के लिए AI का असली काम प्रकृति की इस अनिश्चितता के सामने इंसान को एक सुरक्षा कवच देना है। बिल्कुल। अगर हम एक किसान के नजरिए से सोचें तो ये ब्लॉक लेवल फोरकास्ट उसके लिए कैसे गेम चेंजर साबित होता है? इसे ऐसे समझिए, खेती में ना एक किसान का सबसे बड़ा रिस्क उसका शुरुआती कैपिटल होता है, यानी बीज और खाद पर लगा पैसा। पुराने सिस्टम में मौसम विभाग बताता था कि इस बार पूरे राज्य में मॉनसून कमजोर रहेगा, जो कि बहुत ही जनरल जानकारी है। हाँ, किसान ने आसमान देखकर बीज बो दिए, लेकिन अगर उसके अपने इलाके में बारिश नहीं हुई तो उसका पूरा बीज खराब हो जाता था। ओह! अब AI की मदद से उसे ये पता होगा कि अगले 10 दिनों तक उसके अपने छोटे से ब्लॉक में बारिश होगी या नहीं। वो अपनी बुआई को रोक सकता है और अपनी शुरुआती कैपिटल को बर्बाद होने से बचा सकता है। ये तो रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल हुआ। यानी AI किसान के लिए सिर्फ मौसम की भविष्यवाणी नहीं कर रहा है बल्कि उसकी आर्थिक रणनीति तैयार कर रहा है। बिल्कुल। और जब किसान सही समय पर बुआई करता है तो अल नीनो जैसी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद उपज बेहतर होती है। उपज अच्छी होने का मतलब है बाजार में सप्लाई बनी रहेगी, और सप्लाई बनी रहने का सीधा असर ये होगा कि खाने पीने की चीजों के दाम कंट्रोल में रहेंगे। एग्जैक्टली। मतलब एक तरफ हमने देखा कि कैसे बाहर से आने वाला महंगा तेल महंगाई बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ हमारी अपनी AI तकनीक उसी महंगाई को थामने का काम कर रही है। हाँ, ये एक गजब का बैलेंस है। ये सचमुच एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। तकनीक इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत यानी भोजन को सुरक्षित कर रही है, लेकिन भोजन के बाद इंसान की जो सबसे अहम जरूरत है वो है समाज में उसका सम्मान या डिग्निटी। राइट? तकनीक हमारी भूख तो मिटा सकती है, लेकिन क्या हमारा मौजूदा ढांचा, खास तौर पर हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे युवाओं को वो डिग्निटी दे पा रहा है? हाँ। ये सवाल हमें इस विश्लेषण के एक बहुत ही संवेदनशील हिस्से की तरफ ले जाता है, जो हमें वापस हमारे पहले टॉपिक यानी शिक्षा पर ले आता है। और तमिलनाडु के एजुकेशन मॉडल से जुड़ा जो नया संकट सामने आया है ना, वो इस सवाल के एकदम सटीक केस स्टडी है। हाँ, इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो तमिलनाडु का एजुकेशन मॉडल पूरे देश के लिए एक मिसाल माना जाता है। वहां का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या GER 51% है। 51%, बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन रुकिए, अगर आधे से ज्यादा युवा हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो ये तो एक बहुत बड़ी सफलता होनी चाहिए, है ना?
किसी भी विकासशील देश के लिए तो ये एक सपना सच होने जैसा है। फिर हम इसे एक संकट क्यों कह रहे हैं? ये एक संकट इसलिए है क्योंकि हमने ना ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही समझ लिया है। मतलब? अर्थशास्त्र के नज़रिए से देखें तो यूनिवर्सिटी में ज़्यादा बच्चों का एडमिशन होना, ज़्यादा डिग्रियां छपना, ये सब ग्रोथ के आंकड़े हैं। ये कागज़ पर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, डेटा तो सॉलिड है। लेकिन डेवलपमेंट या असली विकास का पैमाना ये है कि क्या उन डिग्रियों से लोगों के जीवन स्तर और उनके सम्मान में कोई बदलाव आ रहा है। और तमिलनाडु में यही डिग्निटी गैप सबसे बड़ा संकट बन गया है। तो इस डिग्निटी गैप से आपका एग्जैक्टली क्या मतलब है? देखिए, जब समाज का एक ऐसा युवा जिसके परिवार में आज तक कोई कॉलेज नहीं गया था, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट कहते हैं, वो 3 साल कड़ी मेहनत करके डिग्री लेता है, तो उस डिग्री के साथ उसके पूरे परिवार की कुछ सामाजिक उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं। बिल्कुल जुड़ेंगी। वे उम्मीद करते हैं कि अब उनका बच्चा एक सम्मानजनक नौकरी करेगा, ऑफिस में बैठेगा और उसकी जिंदगी में आर्थिक सुरक्षा होगी। लेकिन जब वही ग्रेजुएट मार्केट में निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी डिग्री की मार्केट में कोई खास वैल्यू ही नहीं है। आधुनिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड या नई इकोनॉमी को जो स्किल्स चाहिए वो तो उसे कॉलेज में सिखाई ही नहीं गए। और इसका नतीजा ये होता है कि वो युवा गिग इकोनॉमी का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाता है। राइट। मतलब वो एक फूड डिलीवरी एजेंट बनता है या किसी और अस्थायी नौकरी में जाता है जहां न तो जॉब सिक्योरिटी है, न हेल्थ बेनिफिट्स हैं और न ही वो सामाजिक सम्मान जिसकी उसने और उसके परिवार ने उम्मीद की थी। बिल्कुल। और यहीं से ना वो गहरा गुस्सा और हताशा पैदा होती है। अगर उस युवा ने कभी डिग्री ली ही ना होती तो शायद वो डिलीवरी का काम खुशी से कर लेता। हाँ, ये तो है। लेकिन डिग्री हाथ में होने के बावजूद जब उसे वो काम करना पड़ता है तो ये सिस्टम के प्रति एक भयंकर आक्रोश पैदा करता है। ये उसी भरोसे का टूटना है जिसकी बात हम नीट एग्जाम वाले मुद्दे पर कर रहे थे। वाह, ये तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। हाँ, दोनों ही मामलों में युवा उस व्यवस्था से खुद को कटा हुआ महसूस कर रहा है जो उसे डिग्निटी नहीं दे पा रही। जब शिक्षित युवाओं के पास सम्मानजनक जीवन नहीं होता ना, तो कोई भी समाज अंदर से कमजोर होने लगता है। तो क्या इसका ये अर्थ निकाला जाए कि हमारी यूनिवर्सिटीज जो सिलेबस पढ़ा रही हैं वो आज की मॉडर्न मार्केट और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सच्चाई से पूरी तरह कट चुका है? मुझे तो यही लगता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एआई मौसम के इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को डिकोड कर रहा है, खेती का पूरा तरीका बदल रहा है, और दूसरी तरफ हमारी शिक्षा प्रणाली अभी भी दशकों पुराने मॉडल पर ही चल रही है। ये एक बहुत कड़वा सच है। हमने शिक्षा को सिर्फ साक्षरता और एनरोलमेंट के नंबरों तक सीमित कर दिया है। हमने ये सोचा ही नहीं कि जब मशीनें इंसानों से ज्यादा तेजी से सोच और काम कर सकेंगी, तब इंसानों को किन स्किल्स की जरूरत होगी। राइट। जब तक शिक्षा का सीधा जुड़ाव सम्मानजनक रोजगार और भविष्य की जरूरतों से नहीं होगा, तब तक डिग्री सिर्फ एक ऐसा कागज का टुकड़ा रहेगा जिसे हासिल करने के लिए लोग पेपर माफिया को पैसे देते रहेंगे। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को एक धागे में पिरोएं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में हो रही घटनाएं दरअसल एक ही बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब दुनिया G2 जैसी ताकतों के बीच बंटती है तो सप्लाई चेन टूटती है और ग्लोबल इकोनॉमी में महंगाई का डर पैदा होता है। और उस महंगाई से, खास तौर पर महंगे ईंधन से बचने के लिए देश के अंदर वर्क फ्रॉम होम जैसी ऑस्टेरिटी अपनानी पड़ती है। और बाहरी संसाधनों पर इसी निर्भरता को कम करने के लिए हमें अपनी AI जैसी स्वदेशी तकनीक पर निर्भर होना पड़ता है, ताकि कम से कम हमारी खाद्य सुरक्षा और किसानों की लागत बची रहे। और अंत में ये सारी तकनीकी और आर्थिक तरक्की तब तक अधूरी है जब तक कि हमारा एजुकेशन सिस्टम युवाओं को उस नई दुनिया के लिए तैयार न कर सके, ताकि उन्हें वो सामाजिक सम्मान मिल सके जिसके वो हकदार हैं। ये पूरा एक चक्र है, एक ऐसा चक्र जिसमें हर कड़ी दूसरी कड़ी को मजबूत या कमजोर कर सकती है। तो इस गहन विश्लेषण को समाप्त करते हुए ये पूरी चर्चा हम सभी को एक बहुत ही नए और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो क्या? आज हमने देखा कि कैसे तकनीक हर फील्ड में हावी हो रही है और कैसे हमारी पारंपरिक डिग्रियां अपना मोल खो रही हैं। तो सवाल ये है, क्या हम आज की पीढ़ी को उन नौकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं जो शायद अगले 5 सालों में AI के पूरी तरह से हावी हो जाने के बाद अस्तित्व में ही नहीं रहेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर भविष्य में ज्यादातर काम मशीनें ही करेंगी, तो क्या हमें महज डिग्रियां बांटने से आगे बढ़कर समाज में इंसानी डिग्निटी और योगदान को परिभाषित करने का कोई बिल्कुल नया तरीका नहीं खोजना होगा? ये एक ऐसा मूलभूत सवाल है
जिस पर हम सभी को, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और समाज के हर व्यक्ति को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। भविष्य के इन संकेतों को समझते रहिए और सत्ता के नीचे चल रहे इस जटिल मैकेनिज्म पर सवाल उठाते रहिए।